बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के अखबारात से मैंने कुछ खबरें निकाली जो बड़ी इंटरेस्टिंग हैं और मैं 3 खबरों का जायज़ा लूँगा, जिसमें एक खबर पे मैं कदर डिटेल से और बाकी 2 खबरें जो मैं सरसरी तौर पे पेश करूँगा। एक तो दागनी अतर अखबार जो है, ये अखबार जो है ये राइट विंग वाली पार्टियों के थोड़ा सा क्लोज होता है। जिस तरह पाकिस्तान में जंग अखबार है वो नवाज शरीफ के साथ है, तो उस अखबार में जो उन्होंने छोटा सा दारिया लिखा हुआ था और वो कंप्लीट जो लिखा हुआ था वो गैर मुल्कियों के खिलाफ था, लेकिन उसमें जो बातें लिखी हुई थी वो 100%, आप 100% ना कह सकें, 90% वो बातें सच थी। तो मैं वो थोड़ी सी बातें आपके साथ शेयर करूंगा, जो पॉइंट्स मैंने उसमें से निकाले। मैं कंप्लीट तो वो ट्रांसलेट करके नहीं पढ़ सकता क्योंकि फिर कॉपीराइट्स की खिलाफ वर्जी हो जाएगी, लेकिन मैंने पॉइंट्स निकाले हैं उसमें से, वो आपको बताऊंगा। सेकंड नंबर पे मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, एसवीडी न्यूज़पेपर है, स्वेंस्का दाgbladet, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि 7 मुस्लिम स्कूल्स को स्वीडन के अंदर बंद कर दिया है। किस वजह से बंद किया गया है और कौन से स्कूल हैं जिनको बंद किया है वो भी बताता हूँ। उसके अलावा जो मदलेना एंडरसन की जो पार्टी है, जो शुरू से अब तक गैर मुल्कियों की हमायत में चल रही थी, वो जो अपना प्रोग्राम को पेश करना जा रहे हैं, उस प्रोग्राम के अंदर काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो रियलिटी पर मबनी है, और वो जो पहले खुलेआम गैर मुल्कियों की हर बात पे वो आंखें बंद कर लेती थी वो पार्टी, अब उस पार्टी ने जागना शुरू कर दिया है और फैक्ट्स को उन्होंने अडॉप्ट करना शुरू कर दिया है। मैं शुरू करता हूँ सबसे पहले अखबार की खबर से कि 7 मुस्लिम स्कूलों को उन्होंने जो बंद कर दिया है। यहाँ की सीक्रेट सर्विस ने कहा जी कि ये स्कूल ऐसे हैं जिन स्कूलों में शुबा है कि यहाँ पे पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो रेडिकलाइज हो सकते हैं। रेडिकलाइज होने का मतलब ये कि वो स्वीडिश माशरे से हटकर बुनियाद परस्ती के जिन पर लेबल लग सकता है, या वो लोग गलत हाथों में जा सकते हैं। मैं दहशतगर्दी की इस टर्म इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन वो इतने बुनियाद परस्त हो सकते हैं कि वो माशरे के लिए यहाँ पे नुकसानदेह हैं। उन स्कूलों में उन्होंने बोला सफ़ीर स्कूलन कोरतादल्ला योतेपुरी जो 2019 में शुरू हुआ था, इसको उन्होंने बंद कर दिया है। निया कास्तत स्कूलन यवले कमून में 2020 से चल रहा था। अल अजहर स्कूलन ओरेब्रो कमून में 2021 से चल रहा था। उसके बाद एक और अल अजहर स्कूलन ओरेब्रो कमून में, वो भी 2021 से चल रहा था। उसके बाद ईमान स्कूलन उपसाला में 2022 में स्टार्ट हुआ था और बंद हो गए यहाँ पे। उसके बाद फ्रांस्टेड स्कूलन स्टॉकहोम में 2022 में चला था, उसको उन्होंने बंद कर दिया है। उसके बाद कोर्दोबा इंटरनेशनल स्कूल स्टॉकहोम 2023 में इन्होंने इसको भी बंद कर दिया, अभी शुरू हुआ था। तो ये जो स्कूल है इस वक्त, इनको स्कूलों के उन्होंने इंस्पेक्शन कंप्लीट की थी, और इंस्पेक्शन करने के बाद जो यहाँ की खुफिया सर्विस एजेंसी है, उन्होंने कहा था जी आप बेहतर इन स्कूलों को बंद कर दें। ये तो एक बात होगी। दूसरी बात, जो मडलेना एंडरसन की जो पार्टी है, उस पार्टी ने जो प्रोग्राम पेश किया, उस प्रोग्राम में उन्होंने गैर मुल्कियों के जो हालात हैं उस पर फिर तफसील से उन्होंने नज़र डाली है। उसमें उन्होंने कहा जी कि उनकी हुकूमत से काफ़ी ज़्यादा कोताहियाँ हुई हैं। मैं फुल डिटेल में नहीं जा रहा हूँ प्रोग्राम में, मैं सिर्फ इमिग्रेशन वाला हिस्सा लेके आ रहा हूँ आपके सामने। उन्होंने कहा जी गैर मुल्कियों के साथ काफ़ी ज़्यादा कोताहियाँ हुई हैं। उन्होंने कहा जी जो लोग जैसे भी यहाँ पे आते रहे हैं, हमने उनको उसी तरह रहने दिया और उसी तरह उनको आगे बढ़ने दिया है। उन्होंने ये बात नहीं की जी कि इन्होंने, क्योंकि इन्होंने वोटें लेनी है, ज़ाहिर बात है जो फॉरेनर हैं लोगों से, ये पार्टी मेजॉरिटी जो वोटें लेती है वो ये पार्टी लेती है फॉरेनर से। उन्होंने इस बात का बिल्कुल नहीं जिक्र किया कि ये गैर मुल्की लोग जो हैं वो हमारे सोशल सर्विसेज खा रहे हैं या हमारे हमसे पैसे ले रहे हैं, इमदाद ले रहे हैं। लेकिन उन्होंने कुछ माशरती पहलुओं का जायज़ा लिया है। माशरती पहलुओं का जायज़ा अगर आप देखें, जो मैंने पॉइंट इसमें से निकाला है वो इतना सीरियस है कि मैं खुद सोचने पर मजबूर हो गया हूँ कि हमारे बच्चों को कौन से स्कूलों में पढ़ना चाहिए। उन्होंने एक मिसाल दी है एक स्कूल, एक इलाके की, कि स्टॉकहोम के अंदर जो रहने वाले उनको पता है रिंकबी एरिया कौन सा है। रिंकबी में 92% उस इलाके में फॉरेनर लोग रहते हैं, सिर्फ 8% उसमें स्वीडिश रहते हैं। इसका मतलब है वो एक ऐसा एरिया बन गया है जो एरिया सिर्फ फॉरेनर्स के लिए मखसूस है। यहाँ पे मैं इसकी मिसाल डेनमार्क से लेता हूँ कि कोपेनहेगन की गवर्नमेंट ने आज से 2-3 साल पहले, मुझे याद है मैंने अखबार में पढ़ा था, उन्होंने कहा था जी कि एक एरिया में
एक लिमिट से ज़्यादा एक नेशनलिटी वाले लोग नहीं रह सकते। क्यों उन्होंने ये पाबंदी लगाई थी? पाबंदी लगाने का मकसद ये था कि एक एरिया डेवलप ना हो, वो एरिया जो है वो फॉरेनर्स का एरिया बन जाए। इस तरह वो जो सकाफत है डेनमार्क की, वो उन लोगों को कभी भी नहीं मिल सकती। अगर एक एरिया में सारे गैर मुल्की रहने शुरू हो जाए तो वो स्वीडिश माशरे को, स्वीडिश अकदार को वो अपना नहीं सकते। तो ये रिंकबी की उन्होंने मिसाल दी कि 92% जो गैर मुल्की हैं वो एक एरिया में रह रहे हैं। फिर उन्होंने कहा जी कि 2022 में उन्होंने जब देखा, सर्वे किया था, वहाँ पे एक रिपोर्ट आई थी, उसमें 14 स्कूल उन्हें स्वीडन में ऐसे मिले हैं जिसमें 100% जो स्टूडेंट्स हैं वो गैर मुल्की हैं। अब अगर गैर मुल्की स्टूडेंट्स स्वीडिश स्टूडेंट्स के साथ नहीं पढ़ेंगे तो वो कभी भी उनका तलफ़्फ़ुज़ अब नहीं अपना सकते। मैं आपको ज़ाती मिसाल दूँ कि मेरा बेटा पिछले साल एक स्कूल में पढ़ रहा था और उस स्कूल में तकरीबन 70% लोग गैर मुल्की थे और गैर मुल्की में मेजॉरिटी अरबिक लोग थे। तो मेरा बेटा ऑटोमेटिकली अरबिक के अल्फाज उसने इस्तेमाल करने शुरू कर दिए और जो वो स्वीडिश बोलना शुरू हो गया था वो स्वीडिश भी वही तलफ़्फ़ुज़ इस्तेमाल कर रहा था जो अरबिक लोग जिस तरीके से बोलते हैं। अब मैंने अपने बेटे को एक दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र करवाया, मैंने वो इलाका छोड़ के दूसरे इलाके में मूव हुआ और उस इलाके में जो हमारी क्लास है, जो बच्चे की क्लास है, उसमें तकरीबन 98% जो लोग हैं वो स्वीडिश हैं और 2% लोग वो फॉरेनर्स हैं। उससे मैंने देखा है कि जो बच्चे का तलफ़्फ़ुज़ है वो काफ़ी हद तक दुरुस्त हो चुका है और काफ़ी उसकी चीज़ें डिफरेंट हो चुकी हैं, बजाय कि वो पहले हर बात पे यल्ला हबीबी कर रहा था, अब उसने वो करना ख़त्म कर दिया है। अब उन्होंने ये भी मिसाल दी कि 130 स्कूल और ऐसे हैं जिसमें 80 to 90% लोग फॉरेनर हैं। फिर उन्होंने कहा जी कि प्री स्कूल्स ऐसे हैं कुछ जहाँ पे जो टीचर्स हैं वो मेजॉरिटी टीचर्स फॉरेनर्स हैं। अब टीचर्स के फॉरेनर होने से क्या होता है कि अच्छी बात है, लोगों को जॉब मिल रही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो प्री स्कूल है, प्री स्कूल में एक बच्चा जाता है, 2-3 साल की उम्र का बच्चा जाता है, वो बच्चा जो वहाँ पे तलफ़्फ़ुज़ सीखता है, वहाँ पे जो ज़बान सीखता है, वो ज़बान उनकी वहाँ पे मुतासर होना शुरू होगी और वो बच्चे जब प्री स्कूल से निकल कर जब स्कूल में पहुँचे तो उनको सही तरीके से स्वीडिश नहीं आ रही थी। और ये अगर आप देखिए, अगर आपने इस माशरे में ज़िंदा रहना है और उस माशरे के साथ आपने चलना है तो कोशिश करें कि आपके बच्चे उस तरीके से स्वीडिश बोलें जिस तरह स्वीडिश लोग बोलते हैं। वरना बेशक वो पासपोर्ट होल्डर होंगे, बेशक वो नेशनलिटी सब कुछ रखते हैं, बेशक वो काबिलियत रखते हैं, लेकिन जब बड़े होंगे तो वो फॉरएवर गैर मुल्की रहेंगे क्योंकि उनका जो बोलने का स्टाइल है वो फॉरएवर गैर मुल्कियों की तरह रहेगा। तो इस चीज़ को आप अपने बच्चों को देखें और बच्चों के स्कूलों को देखें कि आपके बच्चे किन स्कूलों में जा रहे हैं और वहाँ पे जो तनासब कैसे है, टीचर्स कौन कौन से हैं और आपका बच्चा किस तरह की स्वीडिश बोल रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के फ्यूचर के लिए। आज की अखबार दागनी अतर में एक कॉलम लिखा हुआ आया और उस कॉलम को पढ़ने के बाद मुझे जो फील हुआ कि इसमें जितनी बातें लिखी हुई हैं उसमें से 100 नहीं तो 90% बातें सारी सही हैं। और उस कॉलम लिखने वाली औरत ने इतनी तफसील से चीज़ें लिखी हैं और इतनी अच्छे आर्गूमेंट्स दिए हैं उसने कि जो भी उसका कॉलम को पढ़ रहा है वो उसको अप्रिशिएट कर रहा है। मैं पूरा कॉलम उसका कॉपी नहीं कर सकता क्योंकि फिर ये कॉपीराइट की खिलाफ वर्जी हो जाएगी। मैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ों से मैं इतफाक़ नहीं करता उसकी, लेकिन जो चीज़ें वो अपील करने वाली हैं और जो उसके पॉइंट्स अपील करने वाले हैं। और उसने जो कॉलम को शुरू किया पहले में सबसे पहले उसने बात की, उसने कहा स्वीडन इस वक्त जो है वो सब्सिडी हासिल करने वालों के लिए एटीएम मशीन बन चुका है। यानी कि ये एटीएम मशीन है जहाँ से बैंक से जाके आप पैसे निकलवाते हैं बस। स्वीडन को उसने उसकी मिसाल दी है कि गैर मुल्कियों के लिए एटीएम मशीन है। ये जो मिसाल है ये काम करने के लिए उसने नहीं दी, उसने जिन चीज़ों की बात में मिसालें दी हैं मैं आपको वो बातें उसकी बताता हूँ कि किन बातों से तंग आके उसने ये कॉलम लिखा है। गो ये अखबार जो है ये राइट विंग वाले जो पार्टी है, जो गैर मुल्की की पार्टी है, उनके मुखालिफ है, लेकिन जो वो आर्गूमेंट्स पब्लिक के सामने रख के वो वोट ले रहे हैं वो पब्लिक उन चीज़ों से मुतासर हो रही है। और वाकई उनके आर्गूमेंट्स जो है अगर हम अपने आप को देखें और हम लोगों को देखें, मैं 100% गैर मुल्की की बात नहीं करता, लेकिन थोड़े से जो गैर मुल्की थोड़े से उनकी वजह से ये सारे गैर मुल्की बाकी बदनाम हो रहे हैं। उसने जो कॉलम का आगाज़ किया उसने कहा कि जब नुक्ता आगाज़ ये हो कि तमाम लोग सकाफत और पस मंज़र से कतई नज़र बराबर हैं
जो हम स्वीडिश माशरे में हम ये कहते हैं और सुनते हैं, हम सारे लोग एक जैसे सोचते हैं, एक जैसी तरजीहात रखते हैं, तो ये देखने की ख्वाहिश महदूद होगी कि हकीकत इस वीएन से मुख्तलिफ है। उसने कहा जी कि स्वीडन के अंदर जो शख्स भी खाना चाहता है उसे पहले काम करना चाहिए। अगर ये स्वीडिश मॉडल जो है इतना अच्छा था, इसमें अब वो लोग आ गए हैं जिसकी बुनियाद शकूक, बदनवानी और सुस्ती है, और ये लोग इन्हें ज़ाती मफाद और इस्तेसाल के लिए इस मॉडल को इस्तेमाल कर रहे हैं। किस मॉडल को? कि यहाँ पे लोग टैक्सेस देते हैं और समाजी फलाह बहबूद का उन्होंने फ़राखदिलाना इंतज़ाम रखा हुआ है। अब लोग यहाँ पे आते हैं, गवर्नमेंट्स के ख़िलाफ़, माशरे के ख़िलाफ़ उनके जहनों में शक है, वो स्वीडिश लोगों को पसंद नहीं करते, बदनवान है और सुस्त लोग हैं, ये काम नहीं करते, और उल्टा इस माशरे को वो नचोड़ कर अपने फ़ायदे में इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा इसमें स्वीडिश इमिग्रेशन का बहुत कसूर है कि ये बहुत सुस्त है स्वीडिश में, इसको जो काम करना चाहिए था, ये सिर्फ एक पॉलिसी भी चल रहा है कि हमने अपनी सर्विसेज को बेहतर करना है। जो एक्चुअली उनका काम करने वाला था वो उन्होंने किया नहीं, कि कंट्रोल नहीं किया उन्होंने जो मिसाल थी, जो ऑडिट की रिपोर्ट आई थी कि 2020 में 9000 लोग जो यहाँ पे पीआर रखते थे वो लोग दूसरे ममालिक में जाकर रह रहे थे, और वो लोग समाजी फ़ायद यहाँ से कंटिन्यूस ले रहे थे, वो अपने मुल्कों में रह रहे हैं, यहाँ पे वो समाजी फ़ायद ले रहे हैं, बच्चों के अलाउंसेस ले रहे हैं, और उसके साथ उन्होंने कहा जी कि वो माली इमदाद भी ले रहे हैं सोशल वालों से। और स्वीडिश इमिग्रेशन ने इनको कंट्रोल नहीं किया, और इनके कंट्रोल ना करने की वजह से उन्होंने कहा जी कि स्वीडिश गवर्नमेंट को 450 मिलियन करोड़ का नुकसान हुआ। कहते हैं सिर्फ एक डिपार्टमेंट की सुस्ती है, और उस सुस्ती की वजह से गवर्नमेंट्स को इतना नुकसान नहीं हो रहा। ये बेसिकली उन्होंने जो इल्ज़ामात सारे लगाए हैं वो पिछली गवर्नमेंट भी लगाए, पिछली गवर्नमेंट इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर रही थी। उन्होंने कहा जी उन्होंने कंट्रोल मैकेनिज्म का निज़ाम को क्यों नहीं अपनाया, उस पर क्यों नहीं गौर किया उन्होंने। अब उन्होंने एक सवाल किया, गैर मुल्कियों से एक सवाल किया उन्होंने कि इनके रवैये में कैसे तब्दीली लाई जाए, कैसे ही जो माशरा जो तकसीम का शिकार है, ये तकसीम का मतलब है लोग गैर मुल्कियों के ख़िलाफ़ हैं, गैर मुल्की स्वीडिश के ख़िलाफ़ हैं, इस माशरे को बेहतर किस तरह किया जा सकता है, या इस माशरे की तामीर कैसे की जा सकती है। जबकि इस माशरे में कारोबार खसारे में चल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सारे तबाह हैं, और अस्पतालों में देखें लंबी लंबी लाइनें होनी शुरू हो गई हैं, पैसों की कमी है, और हमारे जो हुक्मरान हैं वो आँखें बंद करके बैठे हुए, वो इन मसाइल पर तवज्जो देने को तैयार ही नहीं है। और ये बात ऐसी है जो स्वीडिश लोगों को बहुत अपील करती है कि ये जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, ये वाले जो उन्होंने बयान किए हैं, वो सारे गैर मुल्कियों की वजह से आए हैं। अगर गैर मुल्क इतनी ज़्यादा तादाद में ना होते तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा ना होते। उनका निज़ाम का इस्तेसाल करने वालों का तबाह कौन सिलसिला जारी है, तक किसने इजाज़त दी कि इस हद तक ये लोग पहुँच जाएँ। और ये आखिर में बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है कि किसने इनको इजाज़त दी कि इस हद तक पहुँच जाए। इसका मतलब है ये वक्त आ गया कि इन लोगों को स्टॉप दिया जाए। मैं आपको एक मिसाल दूंगा, जब मैं SFE पढ़ रहा था तो हमारा एक टीचर था, स्वीडिश टीचर था, वो उसने एक औरत से पूछा हमारे सामने कि आपके कितने बच्चे हैं। उसने कहा जी मेरे 5 बच्चे हैं। उसने कहा जी फर्दर आपका क्या प्रोग्राम है। उसने कहा जी कि मैंने अभी और बच्चे पैदा करने हैं। उसने कहा जी मेरा एक भी बच्चा नहीं है, मैं टैक्सेस देता हूँ और सारे पैसे आप लेके जा रहे हैं। उसके चेहरे पर वाज़ह तौर पर मुझे गुस्सा नज़र आया, और वो गुस्सा देखा जाए तो वो ठीक नज़र आया कि इस कॉलम लिखने वाले ने ये लिखा है कि कोई पड़ोसी किसी दूसरे का बार नहीं उठा सकता जब तक उसको पता ना हो कि यहाँ पे इंसाफ से निज़ाम चल रहा है। उन्होंने कहा एक आध केस को आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन जब सारे लोग इस माशरे में ऐसे हों, ये माशरे की जो बात कर रही है गैर मुल्की को माशरे की कल्चर की बात कर रही है कि सारे लोग जब यहाँ पे ऐसे जो फ़ायदा उठाना चाहते हो और काम ना करना चाहते हो तो ये माशरा ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता। मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।